नमस्कार। आज है 18 अप्रैल शनिवार। आज दोपहर की सभी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की गिरफ्तारी से लेकर उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर कानूनी पेच फंसे हुए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही माया नगरी मुंबई में एकत्रित हुई भीड़ को लेकर जांच में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां दोस्तों, जिस तरह से चीन के वुहान शहर में चीन की सरकार ने कोरोना वायरस को एक तरह से जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, दुनिया के कोने कोने में इस कोरोना वायरस को भेजकर आज खुद चीन इस कोरोना वायरस पर कंट्रोल करके अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने में लगा हुआ है। चीन की तरफ से जो मास्क है, सैनिटाइजर वगैरह, इसके अलावा अन्य पीपी किट वगैरह, कोरोना वायरस टेस्ट किट वगैरह दुनिया को भेजी जा रही है, वो भी डबल ट्रिपल दाम में। और इसके साथ साथ वो डिफेक्टिव माल भी भेज रहा है। और पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान में तो बरा और ये पैंटी से बनाए हुए जो मास्क हैं वो भेजे गए थे, और आज पाकिस्तान के लोग उनको पहनते हुए भी घूम रहे हैं। इस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरह से ऊपर उठाने के लिए जैविक हथियार के रूप में कोरोना वायरस को यूज किया। लेकिन अब कोरोना वायरस की दवा को लेकर के एक बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश के वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर सारा, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की दवा बना ली है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए दवा अभी जारी है, क्लिनिकल ट्रायल होना जारी है, और इसके साथ साथ उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में सितंबर 2020 तक कोरोना वायरस की दवा है वो आ जाएगी। यानी कि क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने से पहले ही उत्पादन शुरू किया गया है, तो निश्चित है कि इस दवा के अंदर कोई दम है। यानी कि इस कोरोना वायरस को ठीक करने में, इसको नेगेटिव करने में मानव शरीर के अंदर ये दवा काफी कारगर साबित होगी। इसीलिए इसका उत्पादन भी शुरू कर दिया गया है। और जिस तरह से ब्रिटिश के वैज्ञानिकों ने इस दवा बनाने का दावा किया है, उनके आधार पर सितंबर माह तक निश्चित है ये दवा है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। ये एक अच्छी खबर कोरोना वायरस महामारी के लिए दुनिया में निकल कर आ रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो तबलीगी जमात के मुखिया ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से 28 मार्च के बाद से ही तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद फरार चल रहा है, उसकी कई टेप वगैरह आई। ऑडियो टेप में उसने बताया कि डॉक्टरों की सलाह पर उसने खुद को क्वारंटीन कर रखा है। कल जिस तरह से खबर चल रही थी कि जाकिर नगर इलाके के अंदर, दिल्ली के जाकिर नगर इलाके के अंदर वो मौलाना साद छिपा हुआ है, अपने साडू के घर पर छिपा हुआ है। एक जाकिर नगर इलाके के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद के पास उसके साडू का घर है, वहां पर वो छिपा हुआ है। इस तरह की खबरें चल रही थी। अब सूत्रों से जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है, और उसके जाकिर नगर इलाके में छिपे होने की बात तो दिल्ली पुलिस ने कही है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि जाकिर नगर में कौन से इलाके में वो छिपा हुआ है। कुल मिलाकर के मौलाना साद ने अब जिस तरह से अपने बिल में छुपकर दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है, और जिसमें पूछा गया है कि उस पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है। जिस तरह से आप सभी को ज्ञात ही होगा कि रासुका जैसी, गैर इरादतन हत्या करने जैसी और इस महामारी से संबंधित जो धाराएं हैं वो उस पर लगाई गई है। इस तरह की धाराओं को लेकर के अब मौलाना साद कोई ना कोई जो कानूनी पेच है वो फंसाना चाहता है, कानूनी बचाव करना चाहता है। शायद इसीलिए दिल्ली पुलिस को ये चिट्ठी लिख करके मौलाना साद ने इसकी जानकारी मांगी है। लेकिन दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से आज भी बाहर है। 19 दिन के लगभग हो चुके हैं मौलाना साद को फरार हुए, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस के संपर्क में बताया जा रहा है जरूर है, लेकिन दिल्ली पुलिस इसे गिरफ्तार है वो नहीं कर पाई है। लेकिन इसके साथ साथ ही दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच सहित ईडी, सीबीआई सभी ने मौलाना साद पर शिकंजा कस लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस के साथ साथ कई तरह के जो इसके काले धन को लेकर के भी मुकदमे मौलाना साद पर दर्ज किए गए हैं। ऐसे में जल्द ही दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच निश्चित है कि मौलाना साद को गिरफ्तार करने वाली है। आज फिर एक ऑडियो टेप मौलाना साद का सामने आया है, जिसमें वो एक तरह से सरकार पर आरोप भी लगा रहा है, और जिस तरह से
जमातियों को भड़काने का काम भी इस ऑडियो टेप में किया जा रहा है। कुछ कारणों की वजह से ये ऑडियो टेप मैं आपको सुना नहीं सकता, लेकिन आपने अन्य जो मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर ये निश्चित है इस ऑडियो टेप को सुना होगा। लेकिन अब जिस तरह से सीबीआई, ईडी, दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच सभी ने मिलकर के मौलाना साद पर पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है, गृह मंत्रालय द्वारा भी बड़ा एक्शन तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर ले लिया गया है। ऐसे में अपने बिल में छुपे होने के बाद भी कहा जा सकता है कि ये दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिख रहा है, तो क्या दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है? क्या दिल्ली पुलिस मौलाना साद को गिरफ्तार नहीं कर रही है? क्यों नहीं कर रही है? इस तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन निश्चित है कि जल्द ही जो मौलाना साद की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस है वो करने वाली है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो तबलीगी जमात में आए रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो फिलहाल गायब चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से बताया जा रहा है कि मौलाना साद की ये कोई ना कोई चाल है, कोई ना कोई साजिश है, जिस तरह से तबलीगी जमात में आए हुए रोहिंग्या मुसलमानों की जानकारी छुपाई गई है। देश के कोने कोने में रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भी छुपे हुए हैं, अभी तक उनका अता पता नहीं है। ऐसे में पुलिस को शक है कि ये मौलाना साद की कोई ना कोई नई साजिश है, जिसके तहत हिंदुस्तान में इस कोरोना वायरस महामारी को फैलाने का काम इनकी तरफ से किया जा रहा है। जिस तरह से मौलाना साद के खातों को लेकर के, बैंक अकाउंट को लेकर के बड़े खुलासे हो रहे हैं कि विदेशों से यहाँ पैसे आए इनके खाते में। इसके अलावा नगद रुपया भी काफी ज्यादा आया है। तबलीगी जमात से आने जाने वालों से पैसा लिया जाता था, उनके खाने पीने की व्यवस्था का पैसा लिया जाता था, और इस तरह से ये विदेशी जो काले धन के आधार पर इस मौलाना साद ऐश कर रहा था। लेकिन अब इसको लेकर के बड़ा खुलासा हो चुका है और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मौलाना साद पर शिकंजा कस चुकी है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में कोटा के अंदर फंसे हुए अपने यूपी के छात्रों को वापस लेने के लिए 300 के लगभग बसें भेजी है। यानी कि कोटा से ये छात्र पिछले कई दिनों से वहां मौजूद थे, 1 साल से ज्यादा उनका समय हो चुका है वहां मौजूद हुए। वहां वो कोई पढ़ाई कर रहे थे, कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई किसी मैटर पर पढ़ाई कर रहा था। ऐसे में उनको वापस अपने घर वापसी के लिए यूपी सरकार ने 300 बसें भेजी है। उन कोटा से उन छात्रों को वापस यूपी है वो लेके जाया जा रहा है। दूसरी तरफ योगी सरकार ने इन जमातियों पर भी बड़ा एक्शन लिया है। जी हाँ दोस्तों, इनको जेल में डालना शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से इनका क्वारंटाइन टाइम खत्म हो रहा है, जिस तरह से इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद डायरेक्ट इनको जेल में डाला जा रहा है। विदेशी जमातियों को भी जेल में डाला गया था पिछले दिनों योगी सरकार की तरफ से। उनके जो टूरिस्ट वीजा हैं वो भी कैंसिल कर दिए गए। मुरादाबाद घटना में शामिल कई जमाती जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम पर पथराव किया था, उनको भी पूछताछ के बाद जेल में डाल दिया गया। यानी कि मुरादाबाद की घटना को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बड़े जो फैसले लेते हुए स्पष्ट कहा है कि इन पत्थरबाजों से ही जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करवाई जाएगी, इन पर रासुका लगाया जाएगा, महामारी की कई तरह की धाराएं अन्य भी लगाई जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के अब इन जमातियों पर शिकंजा यूपी सरकार ने जिस तरह से कसा है, उसी तरह से सभी राज्यों की सरकारों को एक्शन लेने की जरूरत है। यानी कि जिस तरह से कई दिनों से जमाती प्रशासन के साथ लुका छिपी खेल रहे थे, जो सामने नहीं आ रहे थे, अपनी ट्रेवल हिस्ट्री वगैरह या फिर जो इस तबलीगी जमात में जाने के बारे में जो जानकारियां थी वो छुपा रहे थे, ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट चेतावनी इनको दे दी है और बड़ा एक्शन एक तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ले लिया गया है। अब योगी सरकार द्वारा इस मुरादाबाद घटना के आरोपियों को भी जेल में डाल दिया गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो दुनिया के कई बड़े देशों ने हिंदुस्तान में मौजूद लुटियन गैंग को करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, 2 दिन पहले जिस तरह से वामपंथी कबूतर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हिंदुस्तान के जो मोदी सरकार पर एक तरह से सवाल उठाए थे, हिंदुस्तान में कोरोना वायरस टेस्ट किट की मांग को बढ़ाने की कोशिश की, चीन के प्रोपेगेंडे के साथ ये मिले हुए थे। ऐसे में लुटियन गैंग को अब करारा जवाब देते हुए विदेशों के कई देशों ने करारा जवाब दिया। तो इस लुटियन गैंग लेफ्ट लिबरल कबाल के
पसीने छूटे हुए हैं। पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखकर अब इनके ये जो अपने अपने बिल में जाकर के वापस है वो चुप गए हैं। यानी कि राहुल गांधी ने जिस तरह से कई तरह के आरोप लगाए कि सरकार जो देश को है वो मोदी सरकार नहीं चला सकते हैं, यानी कि इनका कहने का मतलब था सिर्फ राहुल गांधी ही चला सकते हैं और कोई देश को नहीं चला सकता। यानी कि लॉकडाउन को लेकर के भी कई तरह के सवाल इनकी माता श्री सोनिया गांधी उठा रही थी कि ये लॉकडाउन है वो गलत कर दिया गया, बिना सोचा समझा जो लॉकडाउन था। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि मैंने 15 फरवरी को अलर्ट कर दिया था। और अब जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर के जो बौखलाई हुई है कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से पूरा हिंदुस्तान 130 करोड़ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक अपील पर अपने घर के आगे लक्ष्मण रेखा खींच चुके हैं। सिर्फ इन जमातियों को छोड़ दिया जाए तो किसी तरह के अन्य कोई केस आने हैं वो हिंदुस्तान में बंद हैं, लेकिन इन जमातियों द्वारा जिस तरह से हिंदुस्तान में घूम घूम कर इस कोरोना वायरस को फैलाया गया, उसकी वजह से 14,000 के लगभग हिंदुस्तान में इस कोरोना के मरीज हैं वो अभी मौजूद हैं। फिलहाल लगभग काफी लोगों की डेथ भी हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी और इनके वामपंथी नेताओं के साथ साथ लुटियन गैंग को करारा जवाब विदेशों ने दिया है। विदेशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खूब तारीफ की है, जिसकी वजह से विपक्ष में काफी जलन है वो महसूस की जा रही है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो दुनिया के कई देशों ने चीन को सबक सिखाने के लिए शिकंजा कस लिया। जी हाँ दोस्तों, पहले तो अर्थव्यवस्था लोगों की दुनिया की बिगाड़ने के लिए चीन के वुहान शहर में इस कोरोना वायरस महामारी का निर्माण किया गया। उसके बाद दुनिया में इसको भेजकर खुद चीन ने इस पर कंट्रोल कर लिया और अब अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए चीन ने जिस तरह से दरिंदगी की है, जिस तरह से डबल ट्रिपल रुपए के अंदर ट्रिपल दाम के ऊपर जनता को या दुनिया को जिस तरह से मास्क भेजे जा रहे हैं, पीपी किट वगैरह जा रहे हैं, कोरोना वायरस जो टेस्ट किट भेजे जा रहे हैं, इसको लेकर के अब अमेरिका ने स्पष्ट चेतावनी चीन को दे डाली है। और अमेरिका की तरफ से कमेंट आ चुका है कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बाद दुनिया वैसी नहीं होगी जैसी आज है। यानी कि कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि जिस तरह से चीन ने 2 दिन पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया है, उसके बदले में अमेरिका ने अपने सभी लड़ाकू विमानों का एलिफेंट वॉक करवाया है। जी हाँ दोस्तों, एलिफेंट वॉक के तहत अब वो लड़ाकू विमान किसी भी प्रहार के लिए, किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि चीन और अमेरिका में पूरी तरह से घमासान मचा हुआ है। दुनिया के कई देश अमेरिका के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। चीन से अपनी अर्थव्यवस्था बिगाड़ने का आरोप चीन पर लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर के अब चीन ने जो गलती की है उसका हर्जाना चीन को भुगतना पड़ेगा और इसकी बहुत बड़ी कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो महाराष्ट्र की माया नगरी मुंबई के मांद्रा में एकत्रित भीड़ पर जांच के दौरान बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, जिस तरह से माया नगरी मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन से 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मस्जिद के आगे काफी ज्यादा भीड़ एकत्रित होती है। उस 1-2:30 बजे के लगभग दोपहर को भीड़ एकत्रित होना शुरू होती है। शाम को 6 बजे पुलिस उन पर लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ती है और खदेड़ने के बाद वो शास्त्री नगर इलाके की तरफ भागते हैं। शास्त्री नगर इलाका एक समुदाय विशेष का इलाका है। ऐसे में बताया जा रहा है कि वहां प्रवासी मजदूरों की संख्या कम थी जबकि लोकल के लोगों की संख्या ज्यादा थी। इसी बीच कांग्रेस और एमआईएम के नेता वहां पर राजनीति करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस विनय दुबे नाम के लड़के ने जिस तरह से अफवाह फैलाई, उसके संबंध एनसीपी और एनसीपी के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख उनके साथ भी हैं। अब कुल मिलाकर के कई तरह के सवाल उद्धव ठाकरे की सरकार पर उठ रहे हैं। साथ ही मुंबई पुलिस भी सवालों के घेरे में आ चुकी है कि पोस मोहल्ले के अंदर जिस तरह से बहुत ज्यादा पुलिस वहां एनी टाइम मौजूद रहती है, उस दिन क्यों नहीं थी? क्या पुलिस वाकई में आना नहीं चाहती थी या पुलिस को भनक नहीं लगी इसकी? क्या पुलिस सो रही थी? यानी कि कई तरह के सवाल अब इस भीड़ को लेकर के वहां पर उठ रहे हैं और जिस तरह से जांच में बड़े खुलासे भी हो रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एक साजिश थी। उनका सिर्फ घर वापसी ही मुद्दा नहीं था, उनके एक साजिश के तहत वहां पर एकत्रित है वो किया गया था। और ऐसे में बताया जा रहा है कि शिव सैनिकों ने अब इस बात के बाद उद्धव ठाकरे की छवि पर थोड़े क्वेश्चन मार्क लगे तो उद्धव ठाकरे की छवि को सुधारने में लग गई हैं और ऐसे में अब इस पूरी घटना का ठीकरा
बीजेपी पर फोड़ने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जा रही है, क्योंकि एनसीपी के ऊपर उंगली जो शिवसेना उठा नहीं सकती, क्योंकि एनसीपी कांग्रेस दोनों शिवसेना के पार्टनर हैं महाराष्ट्र की सरकार में। ऐसे में शिवसेना किसी न किसी तरह से अब इस पूरी घटना का अंजाम बीजेपी को देना चाहती है, बीजेपी के शरीर से अंजाम का ठीक रहा है वो फोड़ना चाहती है, लेकिन ये इतना संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहां के जो कांग्रेसी और एमआईएम के नेता और ये जो एनसीपी का जो ये विनय दुबे है, ये जिस तरह से राजनीति करते हुए नजर आए, अफवाहों को फैलाते हुए नजर आए, उससे स्पष्ट है कि वहां जो उद्धव ठाकरे के पार्टनरों द्वारा ही उद्धव सरकार को जलील करने की कोशिश है वो की गई है। कुल मिलाकर के अब जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से वहां पर जो भीड़ है वो एकत्रित की गई थी। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्यपाल ने एमएलसी की सदस्यता नहीं दी है। जी हां दोस्तों, बड़ा झटका यहाँ शिवसेना और उद्धव ठाकरे को लगा है। जिस तरह से 6 महीने का कार्यकाल उद्धव ठाकरे का पूरा होने जा रहा था, ऐसे में उनको एमएलसी की सदस्यता लेनी थी या फिर उनको एमएलए बनना था, लेकिन जो कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन चल रहा था, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हुए, आगे भी चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल कोटे से एमएलसी की सदस्यता देने की बात कही थी, राज्यपाल से मांग की थी जो उद्धव ठाकरे की कैबिनेट ने, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है, ये खबर आ चुकी है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपना अंतिम फैसला ले लिया है और ऐसे में उद्धव ठाकरे के राजनीतिक संगठन से संबंध होने और खुद मुख्यमंत्री पद पर तैनात होने के कारण एमएलसी की सदस्यता उद्धव ठाकरे को नहीं दी गई है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन कुछ सूत्रों के कुछ सोर्सेस के आधार पर ये जो कह रहा हूं मैं, जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली है उसके आधार पर ये निश्चित है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका भी दे दिया है। और वैसे भी उद्धव ठाकरे को एमएलसी सदस्यता देने पर बीजेपी भी जो शिवसेना के रास्ते का रोड़ा है वो बनी हुई थी। जिस तरह से शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और एनसीपी कांग्रेस के साथ अपने विरोधियों के पास साथ मिलकर के सरकार बना ली, ऐसे में बीजेपी इतनी आसानी से उद्धव ठाकरे को जो सीएम गद्दी पर बैठे रहने के लिए एमएलसी की सदस्यता नहीं देने देगी। और वैसे भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के संबंध बीजेपी के साथ अच्छे हैं, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल अभी भी छाए हुए हैं। कानूनी पेच के चलते बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एमएलसी सदस्यता को लेकर के उद्धव ठाकरे की कैबिनेट की इस मांग को पारित नहीं किया है, बल्कि ठुकरा दिया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देकर के दोबारा शपथ ग्रहण है वो करना पड़ सकता है। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।